अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये जून के महीने की बात है, शायद पीर का दिन था। उस रात मूसलाधार बारिश जो हुई तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे लग रहा था कि ये सिलसिला 2-1 दिनों तक जारी रहेगा। हबस अलग था जिससे बड़ी घुटन और गर्मी पैदा हो गई थी, लिहाजा मैंने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मकान 2 मंजिला है। दूसरी मंजिल पर हमारी रिहाइश है। पहली मंजिल पर मैंने अनाज का गोदाम बना रखा है। सबसे नीचे नौकर मियाँ बीवी रहते हैं। मेरा मकान सिर्फ 2 मंजिला ही नहीं बल्कि बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। मैं गहरी नींद में गर्क था कि एक दिल खराश चीख की आवाज़ से आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर मुझे एक चीख सुनाई दी। ये चीख मेरी बीवी की थी। मैंने घबराकर अपनी बीवी की तरफ देखा जो मेरे बराबर सो रही थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसके चेहरे पर लहू की एक बूंद भी नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ व वहशत से फटी हुई थीं। उसका चेहरा धुली हुई सफ़ेद चादर की तरह हो रहा था। लहू की एक बूंद भी नहीं रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। क्या हुआ ज़ैनब? मैंने घबराकर उससे पूछा। क्या तुमने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है? ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हाथ हाथ। वो मुझसे लिपट गई और कांपते हुए बोली। वो हाथ फिर आ गया है। उसकी आवाज़ गले में अटक सी गई। कौन सा हाथ? मैंने उसका शाना थपथपाते हुए पूछा। क्या ख्वाब में कोई हाथ नजर आया? ज़ैनब ने खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन वो इस कदर दहशत ज़दा थी कि उसने खिड़की की तरफ देखा नहीं बल्कि मेरे सीने में अपना सर छुपा लिया। वो किसी खसां रसीदा पत्ते की मानद कांप रही थी। मैंने उसे फौरन ही एक तरफ हटाया ताकि खिड़की के पास जाकर देखूं। मैं समझ गया कि कोई चोर होगा जो खिड़की की चौखट पर हाथ रखकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था कि ज़ैनब ने उसे देख लिया। फिर उसने चीखें मारकर मुझे बेदार किया। मैं बिस्तर से उतरने लगा तो ज़ैनब ने फौरन ही मेरा बाजू थाम लिया। फिर उसने गड़गड़ाते हुए कहा, आप खुदा के लिए उस तरफ ना जाएं। वो किस लिए? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करके हैरत से दरियाफ्त किया। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? इसलिए कि वो हाथ आपका गला ना दबा दे। उसने मुर्तअश आवाज में रुक रुक कर कहा। वो बहुत खतरनाक हाथ है। मैंने महसूस किया कि वो खौफ के बाइस अपने होशो हवास में नहीं और उसका दिमाग मुअत्तल हो चुका है। फिर भी मैंने उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाया और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। चारों सिमत देखा। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं था। फिर एक और ख्याल मेरे जहन में आया तो मैं उस खिड़की के पास गया जिसकी तरफ ज़ैनब ने इशारा किया था। उसकी चौखट पर ना तो मट्टी लगी थी और ना ही पानी और ना ही किसी हाथ के निशानात थे। कोई चोर आया होता, उसके हाथ में मट्टी लगी होती या उसके हाथ गीले होते। इस सूरत में चौखट पर दोनों में से कोई एक चीज जरूर लगी होती। चौखट एकदम खुश्क और साफ थी। उस पर बारिश का पानी भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि खिड़की के ऊपर छंबा लगा हुआ था और बारिश का रुख दूसरी तरफ था। इधर उसकी फवार ही नहीं आई थी। मैंने ज़ैनब के पास जाकर उसे तसल्ली दी कि कोई हाथ और चोर वगैरह नहीं है। तुमने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा है। जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तुम्हें वहम हो गया होगा कि कोई चोर चौखट पर हाथ रखकर कमरे में दाखिल होने के लिए चढ़ रहा है।
लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर ज़ैनब का खौफ किसी हद तक कम हुआ। फिर वो खौफजदा लहजे में बोली, ये आप कमरे की सारी खिड़कियों के पट बंद कर दें, इस तरह तो कमरे में घुटन हो जाएगी। मैंने उसे समझाया। ज़ैनब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो चादर मुंह पर रख कर लेट गई। उस पर इस कदर खौफ छाया हुआ था कि वो नींद की हालत में बार बार चौंक उठती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे नींद के आलम में बड़बड़ाते हुए सुना, वो हाथ, वही हाथ, शैतानी हाथ, मुझे बचाओ, उस शैतानी हाथ को भगा दो, ये खूनी हाथ है, ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये गला दबा देगा। मैं समझ गया कि उसने बहुत ज्यादा ही असर ले लिया है। बाद औकात डरावने ख्वाब इंसानी ज़हन पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। उन्हें ज़हन से झटक देना आसान नहीं होता। सुबह वो बेदार हुई तो बहुत देर तक सहमी हुई थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तबीयत नॉर्मल होती चली गई। मैंने दानिस्ता रात का वाकया उसको नहीं बताया। इस मौके पर बात करके उससे फिर से परेशान नहीं करना चाहता था। उसने वाकये या ख्वाब के मुतल्लक मुझसे कुछ नहीं कहा। उसे नॉर्मल हालत में देखकर मुझे भी खुशी हुई। 2 रातें सुकून और खैरियत से गुजर गईं। हम दोनों ने 2 रातें बड़े इत्मीनान से सो कर गुजारी। लेकिन तीसरे रात के वक्त कोई 1 बजे का वक्त होगा। मैंने नींद की हालत में महसूस किया कि कोई मेरा शाना झंझोड़ कर मुझे बेदार करने की कोशिश कर रहा है। मैं फौरन ही बेदार हो गया और आंखें मलकर ज़ैनब की तरफ देखा। उसका चेहरा मतगय्यर था। उसकी हालत मुर्दे से भी बदतर हो रही थी। उसका सारा जिस्म पर कपकपी तारी थी। ज़ैनब, मैंने परेशान होकर उसे मुखातब किया, क्या बात है, क्या तुमने फिर वही ख्वाब देखा है? उसने फिर उस खिड़की की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहा तो उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका, जैसे सांस आवाज का साथ नहीं दे रही थी। ज़ैनब, मैंने उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाते हुए कहा, तुमने आज फिर उस ख्वाब को देखकर असर ले लिया है। चंद लम्हों के बाद वो बेवकत तमाम इतना ही कह सकी कि हाथ। फिर उसने उस खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। मैं फौरन ही बरक रफ्तारी से उस खिड़की की तरफ लपका। खिड़की के पास पहुंचकर देखा, खिड़की में से सर बाहर निकाल कर देखा। हद्दे निगाह तक किसी का नामो निशान नहीं था। उस रोज आसमान साफ था और चांदनी रात भी थी। अलबत्ता मैंने एक काली बिल्ली को मकान के अबकबी दरवाजे के पास बैठा पाया। मैं खिड़की के पास से हट आया। ज़ैनब को 1 गिलास पानी पिलाया तो उसके हवास कदरे बेहाल हुए। फिर मैंने चंद लम्हों के बाद उससे कहा, ज़ैनब, मुझे तो वहां कोई हाथ दिखाई नहीं दिया। मैंने एक बहुत ही खौफनाक काला हाथ खिड़की की चौखट पर उभरते हुए देखा था तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो बोली, वो हरासा सी हो रही थी। मालूम नहीं क्या बात थी कि हाथ नजर आने से पहले मेरी आंख आप ही आप खुल गई। मेरे दिल के किसी कोने में शक की एक लहर उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदमाश ज़ैनब के लिए चोरी छुपे या किसी बुरे इरादे से तो नहीं आ रहा। इस बात को जानते हुए भी कि वो इस कमरे में अकेली नहीं है, उसका शोहर भी साथ होता है। ऐसे बुरे इरादे की हिम्मत और जुरायत एक खतरनाक और जुराइम पेशा बदमाश ही कर सकता था। वो ज़ैनब की चीख सुनकर फौरन ही फरार हो जाता है। ज़ैनब बेदार ना हो तो शायद उसका मंसूबा ये हो कि कमरे में दाखिल होकर मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दे और असले के जोर पर ज़ैनब को दरिंदगी का निशाना बनाए। मेरे बेदार जहन में होने वाले कोई 4-5 मिनट लग जाते। इसके लिए ये लम्हात बहुत होते हैं। वो इससे फ़ायदा उठाकर भाग जाता है। मैं इस मकान को इसीलिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि ज़ैनब के हुस्न जमाल का चर्चा सारे इलाके में था। ज़ैनब यूं भी घर से बहुत कम निकला करती थी। उसे बिला वजह घूमने का कोई शौक ना था। वो घर की 4 दीवारी में रहना ज्यादा पसंद करती थी। जब कभी वो किसी तकरीब में
या किसी से मिलने जाती तो मर्द और औरतें उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब हो जाते थे। बाद औकात मुझे इन शादीशुदा मर्दों और मंचले लड़कों पर सख्त गुस्सा आ जाता जो उसे मुख्तलिफ हीले बहाने से घूरा करते थे। यूं भी वो बड़ी सादगी से घर से निकलती थी और औरतों की तरह बन संवर कर नहीं निकलती थी। औरतें भड़कीला लिबास, श्रृंगार और आराइश मर्दों को मतवज्जा करने के लिए करती हैं। सादगी से उसमें ऐसा बेपनाह हुस्न पैदा हो जाता था कि वो मर्दों की तवज्जा का मरकज बन जाती थी। उसमें उस गरीब का कसूर ना था। कुदरत ने उसे ऐसा हुस्न दिया था कि उस हुस्न ने शायद किसी मर्द को पागल कर दिया था। मेरे पास एक बंदूक थी जिसे मैंने लोड कर लिया था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बदमाश को बिला तामल गोली मार दूंगा। मुझे इस बात का हक था और कानून भी इसकी इजाजत देता है कि घर में घुसने वाले किसी जुराइम पेशा अफराद को हलाक कर देना चाहिए। मैं आखिरी पहर तक मुसलसल जागता रहा, एक पल के लिए भी नहीं सोया। वो खौफनाक हाथ मुझे दिखाई नहीं दिया जिसने ना सिर्फ ज़ैनब का चैनो सकून गारत करके रख दिया था बल्कि मुझे भी परेशान कर दिया। मैंने दिन के वक्त मकान के आसपास भी देखा कि शायद कोई छुपकर ज़ैनब को देखने की कोशिश करता हो, लेकिन ऐसे किसी भी शख्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। फिर मैंने ज़ैनब को समझाया कि वो कोई हाथ वगैरह नहीं है, ये तुम्हारा वहमा है। ये काली बिल्ली है जो खिड़की में दूध पीने के लिए चढ़ आती है और तुम्हारी चीख की आवाज से खौफ ज़दा होकर भाग जाती है। तुम्हारी आंख जैसे ही खुलती है अंधेरा और नींद का खुमार होने के बाइस तुम्हें बिल्ली इंसानी हाथ की तरह दिखाई देती है। लिहाजा अब तुम इस वहमा को दिल से निकाल फेंको और आराम सुकून और इत्मीनान से सो जाया करो। मेरी इन बातों का उस पर खासा असर हुआ। चौथे रोज उसने नहाकर बाल खुले छोड़े और अपना एक बेहतरीन जोड़ा पहना जो मैंने उसे कुछ दिनों पहले चटागांग से खरीद कर ला दिया था। फिर वो मुलाजमा के साथ मेरी खाला से मिलने उनके घर चली गई। दिन डूबने से पहले वो घर आई तो बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं भी खुश हुआ कि एक अजियत से निजात तो मिली, मगर मेरी और ज़ैनब की ये खुशी आर्जी साबित हुई, इसलिए कि उस रात हम दोनों खुश खुश सोए तो 12 बज चुके थे। थकन और नशा सा छाया हुआ था, इसलिए जल्द गहरी नींद सो गए। उस रात भी कमरे में घुप अंधेरा था, इसलिए कि आसमान गहरे गहरे बादलों से ढका हुआ था। मगरिब के बाद बादल अचानक चारों तरफ से उठ आए और छा गए। थोड़ी देर तक मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया। गर्मी और हबस का वही आलम था जो कई दिनों से चला आ रहा था। इसमें वाकया कोई कमी नहीं हुई। मूनसून खत्म नहीं हुआ था। मैं अचानक नींद से बेदार हो गया। गहरी नींद से इस तरह अचानक बेदार हो जाने की वजह मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अमूमन ऐसा नहीं होता। हबस तो था और छत का पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। मैंने सोने की कोशिश की तो लगा कि नींद आंखों से कोसों दूर है। फिर मैंने ज़ैनब की तरफ करवट ली और मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगा। वो गहरी नींद में गर्क थी। उसके लंबे चमकीले रेशमी स्याह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसके हसीन और फूल की तरह तरोताजा चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी जिसने उसकी मासूमियत को दो चंद कर दिया था। वो सो रही थी लेकिन उसका हुस्न जाग रहा था और उसकी हशर सामानियां वाज़े थी। उस घुप अंधेरे में उसका हुस्न शबाब एक क़यामत बनकर मुझ पर टूट पड़ा। वो क़यामत ढा रही थी। मेरे जज्बात में तलातम पैदा होने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि उसकी नींद और आराम में खलल डालना नहीं चाहिए। गरीब दिन रात मेरे आराम का हर तरह से ख्याल रखती है और नौकरों को मेरे काम करने नहीं देती। देखते ही देखते अंधेरा गहरा हो गया, इतना गहरा कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हत्ता कि ज़ैनब का चेहरा जो सुर्खो सफेद था, आसमान पर और गहरे बादल छा गए। दूसरे लम्हे जोरदार बारिश शुरू हुई।
फिर मैंने अपना हाथ उसके जिस्म पर रख दिया। चंद लम्हे बेमुश्किल गुजरे होंगे कि मैंने अपने हाथ की पुश्त पर हाथ का लमस महसूस किया। मैं ये समझा कि ज़ैनब का हाथ है, लेकिन मैंने दूसरे ही लम्हे महसूस किया कि ज़ैनब के हाथ में वो फूलों जैसी नरमी, मोहब्बत की गर्मी और गुदाजपन मौजूद नहीं। उंगलियां भी पतली, लंबी और नाजुक सी नहीं हैं। ये तो कोई और ही हाथ है, बेहद मुर्दा जैसे बर्फ का तोदा। उसमें खुरदरापन है और फौलाद जैसी सख्ती है। उंगलियां मोटी और सलाखों जैसी हैं। फिर वो हाथ मेरे हाथ पर किसी कन खजूरे की तरह रेंगने लगा। मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी लम्हे सबसे पहला ख्याल जो आया वो ये था कि कहीं ये वो पुरस्रार हाथ तो नहीं जिसे ज़ैनब 2 मर्तबा देख चुकी है। शायद ये किसी बदमाश का हाथ है जो मेरे हाथ को ज़ैनब का हाथ समझकर उस पर रेंग रहा है। इस ख्याल के आते ही मैंने अपने हवास और अपनी सारी कुव्वत जमा की और अपने हाथ को जोर से झटका। फिर मैंने फर्श पर किसी चीज के धप से गिरने की आवाज सुनी। फिर मैं बिजली की सी सूरत से पलंग से कूद कर नीचे आया और स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किया। कमरा एकदम तेज रोशनी में नहा गया। मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। मैंने फौरन ही फर्श की तरफ और पलंग के नीचे झांक कर देखा कि शायद वो बदमाश नीचे ना छुप गया हो। पलंग के नीचे भी कोई नहीं था। मेरी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी तो मैं दम बखुद रह गया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने जो मंजर देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने खिड़की की चौखट पर एक स्याह रंग का इंतहाई बदसूरत हाथ देखा। ये हाथ कलाई तक कटा हुआ था। अगर मैं मजबूत आसाब का मालिक ना होता तो बेहोश होकर गिर जाता। जितनी देर में मैंने बंदूक उठाई उतनी देर में वो हाथ अंधेरे में गायब हो गया। कमरे में रोशनी होने की वजह से ज़ैनब की आंख भी खुल गई। उसने मुझे जो बंदूक लिए खड़े हुए और परेशान सा देखा तो फौरन ही उठकर बैठ गई। उसने मतवश नजरों से देखते हुए पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? मैंने बिस्तर पर उसके पास बैठकर मुख्तलिफ अल्फाज में वो वाकया सुनाया तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो मेरे कंधे से लगकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया और दिलासा दिया कि रोने की जरूरत नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं, हौसले की जरूरत है। परेशान और हरासा ना हो, दिल मजबूत करके रहो। बात यह है कि हमारा कोई दुश्मन है जो सिफली इल्म से हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं कल ही किसी आमल से मिलकर इस जादू का तोड़ करता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने भी इस हाथ को देख लिया। मैं फजर की नमाज पढ़ते ही चटागांग शहर चला गया। फिर मैं एक आमल साहब को लेकर मगरिब से पहले पहले घर पहुंचा तो देखा कि ज़ैनब बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसके पास मेरी खाला बैठी हुई हैं। उनमें से किसी को कुछ नहीं मालूम कि ज़ैनब के साथ क्या वाकया पेश आया। थोड़ी देर पहले ज़ैनब ही बेहोश हुई थी और एक नौकर डॉक्टर को बुलवाने गया। मैं आमर साहब को कमरे में ले आया। आमर साहब ने एक गिलास में पानी मंगवाया और उस पर कुछ पढ़कर दम किया और उस गिलास के पानी में से चंद छींटे ज़ैनब के मुंह पर मारे। चंद लम्हों बाद उसके सारे जिस्म में हरकत हुई। फिर उसे रफ्ता रफ्ता होश आने लगा। जब ज़ैनब बुरी तरह होश में आ गई तो उसने खौफज़दा नजरों से चारों तरफ देखा। मुझे और घर वालों को देखकर उसका खौफ कदरे कम हुआ और उसने इस जैसे इत्मीनान का सांस लिया। फिर मैंने आमर साहब को निशस्त गाह में ले जाकर बिठाया। नौकरों से कहा कि रात का खाना तैयार करें। जब नौकर चले गए तो मैं और खाला कमरे में रह गए। आप ज़ैनब से खुलकर बात हो सकती थी। तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया था ज़ैनब? तुम बिला खौफो खतर बताओ। आमल साहब भी घर में मौजूद हैं। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर तक बैठी अखबार पढ़ रही थी। ज़ैनब बताने लगी,
کہ جب مجھے نیند آئی تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گئی۔ سونے سے پہلے میں نے کمرے کی تمام کھڑکیاں بند کر لی تھیں، کیونکہ میرے دل میں اس ہاتھ کی حیبیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لاپرواہی کروں، گو میں یہ جانتی تھی کہ وہ خوفناک ہاتھ رات کو آتا ہے، لیکن اس کا کیا بھروسہ۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنی۔ میں سمجھی کہ آپ شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ میں نے بستر سے نکل کر لباس اور بال درست کیے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا نہیں تھا کہ پھر دستک ہوئی، جو پہلے کے مقابلے میں کچھ زوردار تھی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، راہداری خالی پڑی ہے۔ سامنے والے کمروں کے دروازے بھی بند تھے اور باہر سے ان کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میری نظر فرش پر پڑی تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ ایک خوفناک، انتہائی بدصورت اور کٹا ہوا ہاتھ میرے پیروں کی طرف نہایت آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی اور رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ اسی لمحے معلوم نہیں مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت آ گئی کہ میں نے اس ہاتھ کو ایک لات رسید کی۔ وہ ہاتھ کمرے سے باہر ہو گیا۔ اس کے باہر ہوتے ہی میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر میں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میرا سینہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دل تو ماہیو بے آب کی طرح اس طرح پھڑپھڑا رہا تھا جیسے سینہ شک کر دے گا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری سانسیں اور دل قابو میں آیا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے احتیاط کے طور پر کمرے کا جائزہ لیا، ایک ایک جگہ دیکھ لی، نہ صرف پلنگ کے نیچے بلکہ بستر اور تکیوں کے نیچے بھی دیکھا کہ کہیں وہ منحوس اور خوفناک ہاتھ موجود نہ ہو۔ میں اچھی طرح سے اپنا اطمینان کرنے کے بعد کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ کھڑکی کا پٹ کھول کر نوکروں کو آواز دے کر اوپر بلاؤں۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جاؤں۔ کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم اس طرح سے رک گئے جیسے کسی نادیدہ پرسرار ہستی نے پکڑ لیے ہوں۔ پھر میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ کٹا ہوا، خوفناک اور بدصورت ہاتھ قالین پر کھڑا ہوا تھا اور میری طرف ایک انسان کی طرح مسکراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ وہ کہ اس ہاتھ کا چہرہ نہیں تھا، لیکن اس کی ہتھیلی پر میں نے ایک استہائی مسکراہٹ محسوس کی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب تم میری ذات سے بچ کر کیسے جا سکو گی۔ میں آج تم پر غالب آ جاؤں گا، تمہیں فتح کروں گا، تم اسیر ہو جاؤ گی۔ میں نے ایک زوردار ہذیانی چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے جلدی اور بدحواسی کے عالم میں چٹکنی گرائی۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس ہاتھ نے میرے دائیں پیر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس ہاتھ کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ مجھے اپنے پیر کی ہڈی چٹکتی سی محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرا پیر کسی شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی اور جدوجہد کی کہ اپنا پیر اس ہاتھ کی گرفت سے چھڑا لوں، مگر چھڑا نہ سکی۔ پھر میں زور زور سے چیخنے لگی۔ دوسرے لمحے دہشت سے بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میں کتنی دیر تک بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ میری خالہ جو زینب کی زبانی کٹے ہوئے ہاتھ کا لرزہ خیز اور سنسنی انگیز واقعہ سنا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئیں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا۔ وہ ہوش میں آئیں تو اس قدر خوف زدہ تھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا ہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے انہیں ایک نوکر کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا۔ پھر عامر صاحب کو جا کر زینب کے ساتھ پیش آنے والا تازہ واقعہ بھی منو ان سنا دیا۔ عامر صاحب نے بڑی توجہ اور دھیان سے سنا اور دلاسا دیا کہ فکر مند اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر عامر صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ رات میرے کمرے میں گزاریں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم سب نیچے والے کمرے میں آ گئے۔
बराबर के कमरे में नौकर मियाँ बीवी थे। उनके कानों में उस कटे हुए हाथ का किस्सा पड़ चुका था, इसलिए वो दोनों भी बहुत खाइफ थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि वो परेशान ना हों, घर में आमर साहब मौजूद हैं। आमर साहब ने रात कमरे में जाने से कबल हमसे एक लोहे का संदूकचा तलब किया। हमने लोहे के एक संदूकचा उनके हवाले कर दिया। सारी रात हमने आंखों में काटी। रात के 2 बजे हमने ऊपर वाले कमरे के में आमर साहब की गर्जदार आवाजें सुनी। उसके जवाब में भूंडे और बेहानक कहकों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ज़ैनब की हालत भी गैर हो गई। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी मकरूह और भूंडी आवाज नहीं सुनी। ऐसी आवाज एक शैतान की हो सकती है। कोई 2 घंटे बाद उन भूंडी आवाजों और कहकों का सिलसिला बंद हो गया, जिससे एक तरह का दिल को सुकून हुआ, लेकिन नींद तो रूठ गई। फजर की अजान के बाद आमर साहब नीचे आए तो उनके हाथ में वही संदूकचा था जो मैंने उनके तलब करने पर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने रात कई घंटों की कोशिश और जद्दोजहद के बाद इस हाथ को अपने अमल से तलब करके काबू में कर लिया है। इसे इस संदूकचे में कैद कर दिया है। ये बड़ा शैतान मरदूद है, इसे हर कोई आमल कैद नहीं कर सकता, लिहाजा इसे समुंदर में बहुत दूर ले जाकर फेंकना होगा। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने ये खुशखबरी अपनी बीवी को सुनाई तो उस पर एक सरशारी सी तारी हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुबह नाश्ते से फरागत पाने के बाद मैं और आमर साहब चट्टागांग के लिए रवाना हुए। मैंने उनसे पूछा कि आमर साहब, क्या ये हाथ मेरे किसी दुश्मन की ऐमा पर मेरी जान लेने के दर पे हो गया है? हालांकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। ये कटा हुआ हाथ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये बात दिल से निकाल दो। आमर साहब ने जवाब दिया, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं? जब मेरा कोई दुश्मन नहीं तो फिर ये कटा हुआ हाथ हम दोनों मियाँ बीवी को क्यों तंग और परेशान कर रहा है? ये हाथ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी हसीनो जमील बीवी का दुश्मन था, आमर साहब ने जवाब दिया। अब मैंने इस संदूकचे में कैद कर दिया है, मगर मेरी बीवी तो एक सीधी सादी और निहायत मासूम औरत है। मैंने हैरत से कहा, उससे किसी को क्या दुश्मनी? तुम्हारी बीवी का दुश्मन तुम्हारा ससुराली रिश्तेदारों में से है। आमर साहब बोले कि इस दुश्मनी का सबब यह है कि उस दुश्मन ने तुम्हारी बीवी का रिश्ता मांगा था। तुम्हारे ससुर ने और सास ने भी उसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। वो गम और गुस्से से पागल हो गया। उसने किसी जादूगर से जादू सीखने की ठान ली ताकि इस तौहीन का बदला लिया जा सके। चौंका तुम्हारे सास ससुर से बदला लेने से कुछ हासिल ना था, इसलिए वो तुम्हारी बीवी की जान लेने के दर पे हो गया। वो इसी इलाके में छुपा हुआ था। मैंने उसे ये इलाका हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उसकी मजाल नहीं कि इस इलाके में आकर तुम दोनों मियाँ बीवी को तंग और हरासा कर सके। चट्टागांग की बंदरगाह पर पहुंचकर मैंने एक तेज रफ्तार लॉन्च किराए पर ली जो मछली के शिकार के लिए मखसूस थी। कोई 30 मील का फसला तय करने के बाद उसे एक मजबूती थैले में बंद करके समुंदर बर्द करके मैं वापस आ गया। उस लॉन्च वाले को भी बता दिया कि इस संदूकचे में क्या था। आमर साहब भी मेरे साथ थे। फिर मैं आमर साहब को इनके यहाँ पहुंचा कर उनकी खिदमत में उनका मुंह मांगा नजराना पेश करके अपने घर आ गया। तीसरे दिन जुमा था। मैंने इस खुशी में अपने घर पर कुरान ख्वानी की महफिल मुनअक्कद की। ज़ैनब ने औरतों को बुलाकर मिलाद किया। रात के वक्त ना सिर्फ मेहमान मर्द और औरतों को खाना खिलाया बल्कि मोहताजों और मस्कीनों को भी। उनमें कपड़े भी तकसीम किए। 2 महीने का अरसा खैर व आफियत से गुजर गया। इब्तदाई दिनों तक एक खौफ सा मुसल्लत था, लेकिन रफ्ता रफ्ता कम होता गया। हम दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी अभी अभी शादी हुई है। उसकी एक वजह यह भी थी कि एक तो दिल से उस हाथ का खौफ निकल गया और दूसरी बात यह भी थी कि इन वाक़यात को हम दोनों तकरीबन भूल ही चुके थे। ज़ैनब थी कि और हसीन और क़यामत होती जा रही थी। एक मर्तबा मुझे कारोबार के सिलसिले में कोमीला रंगपुर और किसान भी जाना पड़ा।
میری غیر حاضری میں زینب ایک نوکرانی کی نوجوان بیٹی کو رات اپنے کمرے میں سلا لیا کرتی تھی۔ اب اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، اس کا حوصلہ اور اعتماد لوٹ آیا۔ ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا۔ 3 دن پہلے زینب کے والدین، بھائی اور بہنیں اس سے مل کر اور 3 دن رہ کر گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ 10 دنوں کے بعد اپنے میکے آ کر 12-15 دن رہے گی۔ سبھی کو بڑی حیرت اور خوشی ہوئی۔ یہ ایک بڑی اور حیرت انگیز خوشگوار تبدیلی تھی جو اچانک اور غیر متوقع تھی۔ اس کی زبان سے یہ بات سننے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، لیکن ان سب نے اس کی بات کو اس لیے بھی سچ جانا کہ اس نے یہ بات پہلی بار کہی تھی۔ میں نے اور زینب نے دانستہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کا واقعہ ان میں سے کسی کو نہیں سنایا۔ اس سے کچھ حاصل نہ تھا، مردہ دفن ہو چکا تھا۔ زینب بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی سرشار ہونے لگا۔ آخر میں کیوں نہ خوش ہوتا؟ اس دنیا میں یہ ایک ہی تو ہستی تھی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میرے لیے دولت، نعمت اور قدرت کا ایک بیش بہا اور انمول عطیہ تھا۔ میں کفران نعمت کیسے کر سکتا تھا؟ ایک رات ہم دونوں ایک دوستوں کی بہن کی شادی میں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ یہ 14ویں کی رات تھی۔ چاند اپنے شباب کے آخری منزل پر تھا۔ باہر دودنیا چاندنی کا منجمد دریا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹے۔ چاند ایک کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ کمرے میں اس کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بھی نہیں بیتے تھے کہ زینب نے میرا شانہ ہلایا۔ میں آنکھیں کھول کر درزیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں یہ سمجھا کہ چاندنی راتیں اس کی بہت بڑی کمزوری ہیں، لہذا وہ چاہتی ہے کہ ہم چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر چلے جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا۔ چھت سے چاندنی کا نظارہ بہت اچھی طرح ہوتا تھا۔ پھر ایسے جذباتی کیفیت اس پر طاری ہوتی کہ ہم دونوں دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جاتے، ایک سحر میں جکڑے ہوئے جاتے۔ دوسرے لمحے میں اس کا زرد چہرہ اور دہشت بری آنکھیں دیکھ کر چونک پڑا اور میری مسکراہٹ بھی فوراً کافور ہو گئی۔ اس نے اپنے مرتعش ہاتھ سے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس میں سے چاند جھانک رہا تھا۔ اس کھڑکی کی چوکھٹ پر وہی خوفناک قسم کا مکروہ کٹا ہوا ہاتھ کھڑا تھا اور اس کا سایہ کمرے کے فرش پر پڑ رہا تھا۔ ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں کسی چاقو کی نوک کی طرح کاٹتی ہوئی اتر گئی۔ میری رگوں میں لہو منجمد ہو گیا۔ میں اس بات پر ششدر تھا کہ یہ ہاتھ صندوقچے سے کیسے نکل آیا۔ یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی بستر سے نکل کر سوئچ آن کیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہاتھ کسی ڈھیٹ بچے کی طرح اپنی جگہ اکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو، میرا تمسخر اڑا رہا ہو، استحیہ انداز سے کہہ رہا ہے، کہاں ہیں وہ تمہارے آبن صاحب؟ انہیں بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ مجھے پھر سے قید کر کے دکھائیں۔ میں تو ان کے فریب میں آ کر ان کے جال میں پھنس گیا۔ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہاتھ روشنی ہوتے ہی گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ اس ہاتھ کو اس رخ کھڑے دیکھ کر ایک عجیب سی سنسناہٹ میرے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر میں نے الماری کے اوپر رکھی ہوئی بندوق اٹھا کر اس کی طرف شست باندھی تھی کہ وہ ایک دم نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بجلی کا کوندا بن کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور باہر جھانک کر ہر سمت دیکھا۔ دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ چاندنی رات تھی۔ اس چاندنی میں دور کی چیز بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ شاید کسی ایسی جگہ چھپ گیا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میرے سینے میں سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ مجھے نظر آ جاتا تو میں اسے گولیوں سے نشانہ بنا دیتا۔ میرا نشانہ بہت اچھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا تو زینب میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ Come and fly away with me. Come and fly